फिजिक्स कॉन्सेप्ट का एहसास है, इसे हर एक को समझना पड़ेगा। फिजिक्स कॉन्सेप्ट का एहसास है, केमिस्ट्री से धोखा खाए हुए दिलों की ये आस है। फिजिक्स में रह गए अगर तुम, फिजिक्स में रह गए अगर तुम, मेन से नीट से हाथ धोना पड़ेगा। फिजिक्स फार्मूलों का खेल है, इसे हर दिल को रटना पड़ेगा। तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो, हालांकि नंबर नहीं भूलते हो किसी का, कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई ओरली बता देना, सिर्फ लिख कर देने की बात तो दूर है, तो ओरली भी नहीं भूलते हो तुम लोग कॉन्टैक्ट नंबर, और ये बड़े जल्दी भूल जाते हो। हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं वेक्टर क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 8 आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको जी मेंस प्लस एडवांस की फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर। ठीक है, इससे पहले हम 7 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, वेक्टर एडिशन क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, और डॉट प्रोडक्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तुम लोग कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो। वैसे हमारे इस लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डीपीपी भी मिल जाएगी वहाँ इस लेक्चर की, उसे ज़रूर करना। ठीक है, वो तो तुम्हारे लिए करना ही करना हर हाल में ज़रूरी है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, वो ज़रूर करना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट देखो, हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में ये सब क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ही है। तो देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ अदाएँ होती हैं। सर इसकी भी अदाएँ होंगी? हाँ, तो क्या नहीं होंगी, सिर्फ तुम्हारी किसी खास की अदाएँ होंगी, इसकी भी अदाएँ होती हैं। क्या होती हैं, चलो तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। देखो, पहले इसमें क्या है, इसकी एक अदा ये है कि अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वेक्टर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा जितना स्केलर की वैल्यू होगी। जैसे एफ वेक्टर हमारे पास ये कोई 5 न्यूटन का है, इस तरीके से बना हुआ है ये। ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब तुमने क्या किया, इसे किसी पॉजिटिव स्केलर मान लेते हैं, वो 2 है पॉजिटिव, इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो इसी डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा अब F = 10 न्यूटन। ठीक है, और अगर तुमने कर दी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उतने टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ये लो हो गया F वेक्टर = ऐसे बनाता हूँ, F वेक्टर = 10 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्शन बदल गई नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे। तो इसकी एक अदा तो ये है। अच्छा, दूसरी अदाएँ इसकी कि अदाएँ बहुत होती है। एक अदा इसकी ये भी होगी, जैसे वेक्टर की अगर हम वेक्टर से ही प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर बाई वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, वेक्टर की जब वेक्टर से प्रोडक्ट करेंगे, बताओ क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, वेक्टर नहीं, वेक्टर भी आता है, स्केलर भी आता है। तो स्केलर भी आता है, एक क्वांटिटी स्केलर भी आती है, एक आती है वेक्टर बाई वेक्टर करने पे वेक्टर भी। सर ये नीचे वाली बात तो हजम हो रही है, ऊपर वाली बात हजम नहीं हो रही है। वेक्टर बाई वेक्टर स्केलर हो रही है, हो नहीं सकती। वेक्टर की वेक्टर करते करते स्केलर बन जाए, तुम भी बाबू करते करते बाबा बन जाते हो, नहीं बन जाते हो? बाबू करते हुए बाबा बन जाते हो तुम। सर बाबू करते हुए बाबा, अरे तुम पहले बाबू रहते हो, जब तुम्हें धोखा मिल जाता, कट जाता है, तो तुम क्या बन जाते हो, बाबा। वैसे ही वेक्टर है,
धोखा नहीं मिल रहा है जब तक, तब तक तो वेक्टर ही है। धोखा मिला, स्केलर बन गए तुम्हारी तरह, जैसे तुम बाबा बन जाते हो, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, बाबू बाबू करते हुए अजीब ही बन जाते हैं लोग। तो क्या हुआ, वहाँ धोखा नहीं मिला तो वहाँ वो अजीब बन गए। ऐसे यहाँ भी, यहाँ धोखा नहीं मिला और ये वेक्टर ही आ गया। तो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट का फील हुआ कि कभी कभी क्या होता है, स्केलर बन जाता है, कभी कभी वेक्टर ही बन जाता है। तो जब कभी वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करने में वैसे से प्रोडक्ट बोलेंगे, प्रोडक्ट कर वेक्टर से वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे स्केलर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। वेक्टर से वेक्टर का प्रोडक्ट लेने पे जब आंसर वेक्टर आए तो अब हम उसे बोलते हैं इसके वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट का फील मिला। चलिए अब तुम्हें लिखना कैसे है इसे बताते हैं हम। लिखना कैसे है, इसे ऐसे लिखोगे कि जब कभी वेक्टर की वेक्टर से प्रोडक्ट लेने पर अगर आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर से वेक्टर का प्रोडक्ट लेने पे वेक्टर आंसर अगर वेक्टर आ रहा है तब हम उसे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। डिफाइन कैसे करेंगे, कोई वेक्टर है ए और बी वेक्टर, तो इनके लिए क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ पे देखो ये जो क्वांटिटी आती है ये हमेशा वेक्टर रहती है, ठीक है। यहाँ पर अब ये चीज़ समझो, थीटा क्या है इसमें, थीटा तो है एंगल, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एन कैप है एक यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, किसके होगा, टू द प्लेन। कौन से प्लेन के, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कौन से प्लेन के, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही हों, ठीक है। तो इतना नोट करो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ए डॉट बी, ये ए क्रॉस बी, ये ए बी साइन थीटा एन कैप, ये जो आया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हमें इससे मिल जाता है, इसका ए बी साइन थीटा, ये इतनी चीज़ जो है ये इसका मैग्नीट्यूड बता देती है ए बी साइन थीटा। और जो डायरेक्शन है वो पता चल जाती है एन कैप से, जो कि है कि यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के, किस प्लेन के, उस प्लेन के जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों हों, ठीक है। जैसे अगर ये तुम्हारा बोर्ड का प्लेन है, इसमें एक वेक्टर ये रखा हुआ है, इसमें एक वेक्टर ये रखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो अब जो ये एन कैप की डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों के ही ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि इसके इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है। जैसे मैं अपनी हथेली को ही लेता हूँ तो इसके और परपेंडिकुलर बनाऊँ मैं, तो ऐसे भी हो सकता है परपेंडिकुलर कि इस हथेली में से बाहर की तरफ आता हुआ हो, इस पाम में से, हथेली मीन्स पाम, PALM पाम, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर इस पाम में अंदर को जाता हुआ हो, यानी इनटू द सरफेस भी हो सकता है। ये एन वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर इनटू द सरफेस भी हो सकता है और आउट ऑफ द सरफेस भी हो सकता है परपेंडिकुलर। तो ये कहाँ कैसा रहेगा, इनटू द सरफेस है या आउट ऑफ द सरफेस है, ये दो मेन प्रॉब्लम है, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड रूल से। यानी कि अब हमें इस वेक्टर की जो डायरेक्शन चाहिए होगी, मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन चाहिए होगी, इसके लिए हमें यूज़ करेंगे हम राइट हैंड रूल, ठीक है। कैसा, राइट हैंड रूल, क्या चीज़, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, यहाँ इसे ज़रा करते हैं राइट हैंड रूल को,
राइट हैंड रूल कहता है, कुछ नहीं कहता है, बहुत कुछ कहता है कि अगर कोई वेक्टर किसी सरफेस में, किसी प्लेन में टेल टू टेल हमने यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, तब हम अपने राइट हैंड की पाम को, यानी इस वाली पाम को हम जिस प्लेन में ये रखे हुए हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर रखेंगे जिस पॉइंट पे ये दोनों वेक्टर कनेक्टेड हैं। मतलब ये जो प्लेन है इसका प्लेन देखो ऐसा है, प्लेन इसका देखो कैसा है, बोर्ड में ये हमने वेक्टर बना रखे हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड का प्लेन कैसा है तुम्हारा, ये ऐसे ऐसे में प्लेन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड पाम को रहेंगे और इस पॉइंट पे दोनों वेक्टर कनेक्टेड हैं। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर है बी वेक्टर और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर अपनी पाम को ए क्रॉस बी की जब हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, किसकी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो अपनी राइट हैंड के पाम को इस पॉइंट पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर को, इसी हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे छोटे एंगल पे, इस तरीके से छोटे एंगल पे ये कर्ल हो गए ए से बी की तरफ। ध्यान रखना ए से बी की तरफ हम दो तरीके से कर्ल कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं ए से बी की तरफ और ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे जाएंगे तो हम छोटा एंगल डिस्क्राइब करेंगे और जब हम ऐसे जाएंगे तो हम बड़ा एंगल डिस्क्राइब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे एंगल पे जाएंगे, ए से बी की तरफ छोटे एंगल पर जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी तरफ हमारा ये कर्ल करने के बाद जिस भी तरफ हमारा ये थंब जाता होगा वही इस वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ये राइट हैंड रूल है। इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये दो वेक्टर हैं किसी सरफेस, किसी प्लेन में बने हुए। हमने क्या किया, अपनी इस राइट हैंड पाम को इस प्लेन के परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर रखेंगे जिस पॉइंट पर ये दोनों वेक्टर कनेक्टेड हैं। रखने के बाद अपने हैंड्स की राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं, ध्यान रखना अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए से बी की तरफ छोटे एंगल पे कर्ल करेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। और अगर हम निकालेंगे बी क्रॉस ए तब हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को, अपनी राइट हैंड पाम को यहाँ रखेंगे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर उस पॉइंट पर रखेंगे जहाँ पे ये दोनों वेक्टर कनेक्टेड हैं। फिर अपनी फिंगर्स को बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ छोटे एंगल पर कर्ल करेंगे। जिस भी तरफ हमारा थंब जा रहा है वही डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ से देखो कैसी है, अवे फ्रॉम बोर्ड, अवे फ्रॉम बोर्ड, और यह है इनटू द बोर्ड। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़। बस यही हमारा क्या है, राइट हैंड रूल है। बस ध्यान देना, हमें ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए से बी की तरफ कर्ल करेंगे, बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे। और कैसे एंगल पे, छोटे एंगल पे, बड़े एंगल पे नहीं, छोटे एंगल पे। ठीक है, उसके बाद जिस भी तरफ हमारा ये थंब जाता होगा वही ए क्रॉस बी या बी क्रॉस डायरेक्शन हो जाएगी। ये राइट हैंड रूल होता है, इसे तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कुछ अहम बातें। ठीक है, वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस। देखो इसके बीच में ये जो आता है मल्टीप्लाई साइन नहीं होता है, ये जो आ रहा है ये मल्टीप्लाई साइन नहीं है, इसे हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। इसे कैसे पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसीलिए हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या फिर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो क्वांटिटी मिलेगी हमें यहाँ पे वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे ए, ऐसे समझो, उसे 2/3 करें
या 3/2 करें, रिजल्टेंट सेम रहता है, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि किसी भी दो चीज़ का ऑर्डर चेंज करके लिख दें अगर हम, तो उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रिजल्ट सेम रहना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्रॉस कम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो रिजल्टेंट पे फ़र्क पड़ जाता है। कैसे, ज़रा समझते हैं इसे। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, और बी क्रॉस ए अगर हम देखें तो क्या होगा, ये बी ए साइन थीटा एन कैप। अब तुम कहोगे सर सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो कोई फ़र्क नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, फ़र्क है डायरेक्शन में। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर में अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो फिर वो तुम्हारा सेम नहीं रहता, वो बदल जाता है। भले से मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम रहे, लेकिन डायरेक्शन अगर अलग अलग हैं तो फिर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी सेम नहीं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी मैंने बताया तुम्हें अभी, जैसे यही वेक्टर था अभी कराया भी, राइट हैंड रूल में बताया भी था। अब ये थीटा एंगल है, देखो ए क्रॉस बी कैसे जा रहा है तुम्हारा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है ये बोर्ड से बाहर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। लेकिन बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। मतलब ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी ऐसा है और बी क्रॉस ए क्या है, ऐसा है। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है तो वेक्टर अलग अलग होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। फिर ये वेक्टर कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। ठीक है, फॉर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर के लिए जिनके बीच में एंगल 0 डिग्री का हो, ए क्रॉस बी अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फिर क्या रहेगा तुम्हारा, 0 वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। यानी मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे कि क्यों होगा ये, अब देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब पैरेलल वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। थीटा की जगह पे 0 रखो तो कितना हो जाएगा, ए बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर के लिए ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में निकालो यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। हमें एक ऐसा वेक्टर जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, एक ऐसे यूनिट वेक्टर जो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, वो अगर हमें निकालना है तो कैसे रहेगा, इसी फार्मूले से हो जाएगा। एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे ये। ठीक, देखो अब ये होता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव मतलब ये वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ए वेक्टर का हमने बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, फिर ऐड करेंगे हम ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेके ऐड कर लेंगे इसमें। तो ये ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं, ये नहीं कि पहले हम इन्हें ऐड करें फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, ज़रूरी नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है तुम्हारा, एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जैसे ऐसे हो तुम्हारे ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो हम ऐसा नहीं कि पहले इन दोनों को ऐड करें फिर इनका इधर ऐड करें फिर क्रॉस प्रोडक्ट लें, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्ट इससे क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा, फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है, फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट
बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और फिर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल हो सकता है। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलके बना हो, अगर कोई ट्राइंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलके बना है, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जिन वेक्टर से मिलके ये ट्राइंगल बना है उन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के हाफ क्या होता है, ए ट्राइंगल के एरिया हो जाता है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो अगर किसी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के रूप में अरेंज कर दें तो उस एरिया का उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, कैसे करके बताते हैं तुम्हें अभी। इसे यहाँ ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे कंडीशन ये है कि वेक्टर जो हो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बनाते हों। जैसे ये क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को बना रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पर ही अगर ये वेक्टर ऐसे हो, तुम्हारा पैरेललोग्राम तो बना रहे हैं ये तुम्हारा, देखो पैरेललोग्राम बना रहे हैं ये वेक्टर, ऐसे कर लो। ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है। अब यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा है, लेकिन ये वेक्टर एडजेसेंट साइड से नहीं है। तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते इसके एरिया निकालने के लिए। कंडीशन यही है कि ये वेक्टर इस तरीके से एडजेसेंट साइड्स के रूप में अरेंज हों, तब हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखना तुम्हारे आगे काम आएंगी, अभी किस तरीके से तुम देखोगे। ठीक है करें फिर, चलो आगे करते हैं। अब हम क्या है, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है इसकी अगली चीज़ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या है, देखो क्या क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिफाइन कैसे करते हैं इसे, जैसे कोई तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या ऐसे भी लिख लो, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसी को ही हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, चलो यहाँ से तुम्हारा अब एक चीज़ निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। ये पैरेललोपाइप्ड क्या होता है बताता हूँ तुम्हें अभी। बॉक्स देखा है, ठीक है, बॉक्स, जैसे मान लो तुम्हारे पास बॉक्स है, जिस बॉक्स में तुम केक लेके जा रहे हो अपनी किसी खास दोस्त के लिए, उसके बर्थडे पर सेलिब्रेट करने के लिए। अब उसे तुमने स्कूटी की सीट के अंदर रख लिया, डिक्की में। अब वो क्या हुआ, तुम्हारे वहाँ पे बॉक्स एक साइड से क्रश हो गया, पिचक गया। क्रश मतलब हिंदी में बोलते हैं पिचक जाना। तो इसका शेप क्या हो जाता है तुम्हारा, कुछ ये एक तरीके से ऐसा शेप हो जाएगा तुम्हारा, बन जाएगा
तो ये जो तुम्हारा शेप बन के आ जाएगा फिर इस डिब्बे का, तो अब ये शेप तुम्हारा क्या कहलाएगा, पैरेललोपाइप्ड कहलाएगा। क्यूबिकल या क्यूबाइडल नहीं कहलाएगा, बल्कि कहलाएगा पैरेललोपाइप्ड कहलाएगा इस समय। ठीक है, एक साइड से इस तरीके से पिचक जाता है। जैसे मान लो तुम अपनी क्रश के लिए डिब्बे में केक लेकर जा रहे हो, स्कूटी की डिक्की में रखने के बाद तुम्हारा क्या हो गया, वो एक साइड से पिचक गया, क्रश हो गया। तो ये कुछ इस शेप में हो जाता है। ठीक है, जैसे बैग में जो पढ़ाकू बच्चे हैं वो बैग में क्या होता है, सारी किताबें लेकर आते हैं, तो उनकी किताबें क्या होती हैं, अगर बैग अच्छा वाला नहीं, बैग में ज़्यादा स्पेस नहीं, तो एक साइड से क्या होती हैं किताबें, उनकी बुक्स इस तरीके से थोड़ा सा उनका ऊपर हिस्सा जो होता है डिस्प्लेस हो जाती हैं, कुछ इसी शेप में को। ठीक है, तो ये जो शेप बनता है इसे पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं। तो इसके वॉल्यूम इसका कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम हम इसी तरीके से निकालेंगे, A डॉट B क्रॉस C। ठीक, समझ में आई इतनी बात? अच्छी तरीके से समझ में आ गई तुम्हें ये? अब इसका क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है, वो आगे जब मैं तुम्हें डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाऊंगा तभी वो तुम्हें इसका वो तरीका भी बता दूंगा इसका मैं। फ़िलहाल सिर्फ इसे इतना ही लिखो। इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, A वेक्टर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जब अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दे रखे हों तब हम तब पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, अभी जब हम करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड तब तुम्हें ये सारी चीज़ वहाँ पे बताऊंगा तुम्हें। ठीक, अगर एक चीज़ और समझो इसमें, अब तुम अगली, कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में हो और पैरेलल भी हों और कंपोनेंट फॉर्म में भी हों, तब फिर हम उनको किस तरीके से, उसमें देखो एक चीज़ होती है, कंडीशन आती है, अगर कोई दो वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हैं, A वेक्टर B वेक्टर के पैरेलल है और ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में भी दे रखे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, और है कैसे ये पैरेलल, तो फिर यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है, फिर AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन BY इज इक्वल टू AZ अपॉन BZ, जो कि बराबर होगा K के। अब K क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है और जो कि 0 से हमेशा ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये सारी थी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़। अब हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, मेरा मार्कर भी डाउन हो रहा है, मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ, तुम जब तक इसे नोट करो। अब हमें करना क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होंगे, यही आई जे कैप, ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जैसे जिन्हें हम कहते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अरे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखो आई जे के कैप, ये तीन वेक्टर हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं और अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, यानी आई जे कैप, आई एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस पर यूनिट वेक्टर, के कैप जेड एक्सिस पे
यूनिट वेक्टर। तो इतना तो हमें क्लियर है, ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी 1 ही आएगा। बस डायरेक्शन पे देखना हमें, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, कि हमें मालूम है इसके डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट हैं। बस डायरेक्शन देखना होगी हमें कि डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें। ऐसे लिखो आई, यहाँ लिखो जे, और यहाँ लिखो तुम आई कैप, लिखने के बाद जे कैप लिखने के बाद यहाँ लिखो तुम के कैप। और फिर अब तुम देखो, अगर तुमने किन्हीं दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरीके से, घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की सुई ऐसी चलती है, घड़ी की सुई ऐसी चलती है, ठीक है, ये ऐसे इस तरफ को, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चलना है उल्टी डायरेक्शन में घड़ी की, इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किन्हीं दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, तो फिर देखो यहाँ से आई और जे का, जैसे मान लो आई कैप और जे कैप का तुमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो जो तीसरा वाला बचता है रिजल्टेंट में तुम्हें वही मिल जाता है, ठीक है। और पॉजिटिव साइन के साथ, जैसे आई क्रॉस जे किया अगर तुमने, तब तुम्हें मिल जाएगा क्या बचा, आई क्रॉस जे करने के बाद बचा क्या, के कैप, पॉजिटिव साइन के साथ। फिर तुमने क्या किया, जे क्रॉस के कैप किया, तब तुम्हें मिल जाएगा क्या बचा, आई पॉजिटिव साइन के साथ। फिर तुमने किया प्यार किया, कुछ नहीं किया, सीधे पढ़ाई करो, के कैप और आई कैप तुमने क्रॉस प्रोडक्ट किया अगर इनका, तो तुम्हें मिलेगा क्या बचा, जे कैप, तुम्हें मिल जाएगा जे कैप। सारे के सारे पॉजिटिव साइन के साथ होंगे अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, अगर तुम इनका एंटी क्लॉकवाइज क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है। और अगर तुमने लिया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे चलोगे, जैसे मान लो तुमने जे क्रॉस आई करा, तो जे क्रॉस आई करने पे बचा क्या, के कैप, ये मिल जाएगा तुम्हें नेगेटिव साइन के साथ, जे कैप क्रॉस आई कैप मिलेगा माइनस का के कैप, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, आई कैप और के कैप का किया, तो आई कैप क्रॉस के कैप, और तुम्हें मिल जाएगा फिर बचा क्या, जे कैप माइनस साइन के साथ। और फिर तुमने क्या किया, अगर किया तुमने के कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बचा इसमें से क्या, आई कैप, तो आई कैप मिल जाएगा तुम्हें माइनस साइन के साथ, ठीक है। के कैप जे कैप मिल जाएगा आई कैप माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम देखो करेंगे, अगर वेक्टर हमारे कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हों, लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद तुम्हें देखो मैं सीधे कराऊंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्रॉस प्रोडक्ट में सब कुछ हमने कर लिया अब, तो इतना ज़रा इसे टीप लो। अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो तब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ज़रा इसे इतना टीप लो। करते हैं अब हम क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। जब ए वेक्टर दे रखा हो तुम्हारा इस तरीके से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से दे रखा हो, और बी वेक्टर दे रखा हो इस तरीके से, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तब तुम कैसे करोगे क्रॉस प्रोडक्ट इन दो वेक्टर का, बताते हैं तुम्हें कैसे करोगे। जैसे तो यहाँ क्या करोगे तुम, ए कैप क्रॉस बी कैप ऐसे लिखा। अब ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरीके से हो अब तुम्हारे ये दो वेक्टर। तो तुम क्या करोगे, देखो तुम्हें मैंने बताया था अभी कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होता है तुम्हारा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी इसके इसके साथ कर सकते हो, फिर इसके इसके साथ करोगे, फिर इसको इसके साथ करोगे तुम क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे इसके भी करोगे, फिर इसका फिर इसका। अब जब तुम ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या करोगे, आई कैप का कोएफिशिएंट और आई कैप का कोएफिशिएंट दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे हमने इसमें करते हैं। जैसे ये 5x इंटू 7y दे रखा हो तो तुम क्या करोगे, x और y के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में, और x y को ऐसे लिख दोगे यहाँ पे साइन बना के, फिर क्या करते हो तुम इसे x y ऐसे लिख देते हो। सेम टू सेम हम यहाँ भी करेंगे। अब तो ए एक्स आई कैप की बी एक्स आई कैप से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई, और आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए एक्स आई कैप की बी वाई जे से, तो ए एक्स बी वाई की मल्टीप्लाई, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए एक्स का बी जेड से, तो ए एक्स बी जेड की मल्टीप्लाई, और आई कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ए एक्स आई का अब ए वाई जे का इससे तो ये हो जाएगा ए बाई बी एक्स और जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर ए बाई बी वाई की आपस में मल्टीप्लाई, और ए वाई जे कैप के साथ है तो जे कैप की यहाँ जे कैप से आपस में क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्लस साइन के साथ अब ए वाई का बी जेड से, तो ए वाई बी जेड और के कैप का जे कैप का के कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये तो नंबर है ना, इनकी तो ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। वेक्टर तो ये हैं तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। सर इतना तो मालूम होगा कि ये चीज़ क्या है, ये तो नंबर हैं, ये कह सकते हैं ये तो स्केलर हैं, वेक्टर तो ये हैं, ठीक है। तो स्केलर ऐसे ही होगी, और वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब ए जेड का ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, फिर ए जेड बी वाई और के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, फिर ए जेड का बी जेड से, ए जेड बी जेड और के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे देखो मैंने बताया था तुम्हें कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। तो आई कैप आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, यानी इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह पे पूरे की जगह पे 0 आ जाएगा। 0 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो ये वाला टर्म बचा तुम्हारा ए एक्स बी वाई। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप के प्रोडक्ट होने पर क्या आता है तुम्हारा, यहाँ देखो ऐसे बना लो, ये आई जे और क्या हो गया तुम्हारा ये के। अब देखो इन्होंने कैसे प्रोडक्ट लिया है, आई और जे, आई क्रॉस जे है, यानी हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर आई क्रॉस जे का प्रोडक्ट आ जाएगा के कैप के साथ, पॉजिटिव के कैप। अब ए जेड बी जेड ए एक्स बी जेड है, ए एक्स बी जेड, और ये आ गया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के। कैसे चले हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर हमें क्या मिलेगा, निगेटिव जे कैप मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर निगेटिव आ जाएगा। जे कैप नेगेटिव होने की वजह से, जे कैप नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब ए वाई बी एक्स
और जे क्रॉस आई हम कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, के कैप निगेटिव का के कैप, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, फिर अब ए वाई बी वाई है, लेकिन साथ में क्या है, जे क्रॉस जे, यानी ये हो गया पूरा ज़ीरो। तो यहाँ पर आ जाओ, क्या मिला हमें, ए वाई बी जेड, और ये क्या मिला हमें, जे क्रॉस के। कैसे आ रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें मिलेगा क्या, आई कैप मिलेगा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, कैसे चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, जे कैप मिल जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। फिर ए जेड बी वाई, और कैसे चल रहे हैं हम, के क्रॉस जे कैप, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तब हमें मिलेगा माइनस का आई कैप। ठीक है, अब ए जेड बी जेड क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे, के कैप क्रॉस के कैप है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा तुम्हारा ज़ीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे, जो यूनिट वेक्टर कॉमन है। जनरली हम आई कैप वालों को पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ आई कैप वालों को ही पहले हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई आई कैप। फिर हम क्या करेंगे, जे कैप वालों को लिखेंगे, तो जे कैप वालों में ये आ रहा है जे कैप, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, ये ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स हो जाएगा, और जे कैप कॉमन आ गया, क्योंकि हमने माइनस का जे कॉमन लिया है, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद प्लस का साइन, और के कैप क्या है, ये है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट हो गया, नोट कर लो। ऐसे ही करना है सर, ना 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 ऐसे नहीं करना है, ये तो तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। थोड़ा आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें, जो थोड़ा आसान होगा, जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। 12th में पढ़ोगे मैथ में। फ़िलहाल हम यहाँ पे कुछ बेसिक सा पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फटाफट ज़रा जल्दी से इसे नोट करो। देखो, वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर हो इस तरीके से, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और ये हो तुम्हारा बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, इसे का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ए क्रॉस बी लिखा, उसके बाद ये बनाओगे ये बार, सबसे ऊपर आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। उसके बाद तुम क्या करोगे, ए क्रॉस बी अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, आई के नीचे ए वेक्टर के कोएफिशिएंट। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखना शुरू करोगे, और फिर लिखोगे बी वेक्टर के कंपोनेंट। किस तरीके से वो अभी बताऊंगा तुम्हें मैं। और अगर ये होता बी क्रॉस ए, तब तुम यहाँ लिखते सेकंड रो में बी वेक्टर कंपोनेंट और थर्ड रो में ए वेक्टर कंपोनेंट। चलो वो भी अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे करके तुम करोगे। तो क्या करोगे, आई के नीचे ए वेक्टर का कंपोनेंट आई वेक्टर का कोएफिशिएंट, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट ए एक्स, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट ए वाई, के कैप के नीचे के कैप का कोएफिशिएंट ए जेड।
अब बी ए क्रॉस बी है, मतलब ए बाद पहले था तो ए का लिख लिया, अब बी बाद में है तो बी का हम लिखेंगे यहाँ। तो आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट बी एक्स, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट बी वाई, के नीचे के का कोएफिशिएंट बी जेड। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। और अगर देखो ये होता इस तरीके से b क्रॉस a, तब यहाँ तुम लिखते सेकंड रो में b वेक्टर के कोएफिशिएंट और थर्ड रो में लिखते a वेक्टर के कोएफिशिएंट। फिलहाल हमारा a क्रॉस b है तो हमने यहाँ पे सेकंड रो में a वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखे और थर्ड में b वेक्टर के लिखे कोएफिशिएंट और सेकंड में a वेक्टर के, और ऊपर वाली रो में i j कैप ऐसे ही लिखोगे। लिखने के बाद इसे सॉल्व किस तरीके से करोगे, तुम क्या करोगे, यहाँ पे आई कैप लोगे। आई कैप लेने के बाद अब जो तुमने जो से यहाँ पर टर्म लिया है वो पूरी रो छिपा लोगे और वो पूरा कॉलम, यानी जिस रो में वो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट छिपा लिया तुमने, और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है वो पूरा एलिमेंट कॉलम छिपा लिया तुमने। दोनों रो, एक रो और एक कॉलम छिपा ली, जिस रो में ये और जिस कॉलम में ये एलिमेंट आते हैं वो तुमने छिपा लोगे। अब तुम क्या करोगे यहाँ देखो क्या बच रहा है तुम्हारे पास, ए वाई बी जेड और ए जेड और बी वाई, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड ये बच रहा है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो तब तुम क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे लिख लिया हमने ए वाई बी जेड, फिर लगाओगे माइनस साइन, फार्मूले में ही है, मेथड में ही यही है, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से, ऐसे ए जेड बी वाई ए जेड भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। फिर बनाओगे माइनस साइन, ये फार्मूले में ही आता है माइनस साइन, ये अल्टरनेटिव चलता है, प्लस माइनस फिर प्लस, तो आई कैप प्लस का माइनस का जे कैप। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे जिस भी रो में जे कैप आ रहा है वो पूरी रो छिपा लोगे, जिस भी कॉलम में जे कैप आ रहा है वो पूरा कॉलम छिपा लोगे। तुम्हारे पास देखो क्या बच रहा है, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड बच रहा है। तब तुम क्या करोगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस का ए जेड बी एक्स। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, नागिन डांस नहीं, कोई नागिन डांस नहीं करेगा, कोई नागिन नहीं बनेगा यहाँ पे। अब लड़कियाँ कहेंगी सर ये तो नाग बनेंगे, नाग। हाँ तो बेटा नाग बना लो ना तुम, और क्या है, नाग कह लो। तो अब क्या है, तुम्हारा प्लस का साइन लगाओगे, के कैप प्लस का साइन लगा लिया। उसके बाद तुम क्या करोगे, जिस रो में के कैप आ रहा है वो पूरी रो छिपा ली, और जिस कॉलम में तुम्हारा ये के कैप आ रहा है वो पूरा कॉलम छिपा लोगे। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ क्या दिख रहा है, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे इसकी इससे। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर लिख लोगे ब्रैकेट के अंदर। तो कितना हो गया तुम्हारा ये ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स। तो ये ऐसे हो जाएगा, ए क्रॉस बी ए वाई बी जेड माइनस का ए जेड बी वाई आई कैप माइनस का ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस का ए वाई बी एक्स के कैप। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़, ज़रा ऐसे नोट कर लो। ये तरीका आसान है, ये तरीका बहुत आसान है। अभी हम जब देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे तब तुम देखना कितना आसान ये हो जाएगा। अब बस तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड करा दूं जब तुम्हारा ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हों, तभी हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है,
इसको जो हमने अभी किया है इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है। अब जो हमने वहाँ किया था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वो करेंगे अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दे रखे हों, तीनों वेक्टर। इस तरीके से ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे रखा हो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और सी वेक्टर दे रखा हो इस तरीके से सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तब हम इनका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अभी हमने देखो क्या किया था, फर्स्ट रो में आई जे के लिखा था, अब हम ये नहीं लिखेंगे। फर्स्ट रो में ए के को एलिमेंट, सेकंड में बी के और थर्ड में सी के। ए एक्स ए वाई ए जेड, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। बी एक्स बी वाई और बी जेड, और सी एक्स सी वाई सी जेड। पहले अगर यहाँ बी वेक्टर लिखा हुआ होता तो फर्स्ट रो में फिर बी के पहुँच जाते एलिमेंट। पहले सी वेक्टर लिखा हुआ होता तो जैसे तुम्हारा लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर जैसे है ए बी सी का, इनके कोएफिशिएंट भी यहाँ पर उसी ऑर्डर में उसी रो में लिख लेना। ठीक है। जिस रो में अगर यहाँ पहले नंबर पे लिखा ए वेक्टर तो पहली रो में, दूसरे नंबर पे लिखा ए वेक्टर तो ए वेक्टर के दूसरे रो में चले जाएंगे, तीसरे नंबर पे लिखा तो ए वेक्टर के तीसरे रो में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें यहाँ पे? अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये वेक्टर कोप्लेनर हैं, अगर वेक्टर कोप्लेनर हैं, ये ध्यान रखना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हो जाएगा 0, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर वहाँ पे 0 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना तुम। ठीक है। तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। तुम 1 मिनट में फटाफट बस इस वीडियो को रिवाइंड करके रिवाइज करके देखो, या फिर एक काम करो, तुमने नोट्स बनाए हैं वीडियो के साथ साथ तो नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो उन नोट्स को। टेलीग्राम चैनल से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ो, और उसके पढ़ने के बाद हम अब कराएंगे तुम्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम। चलिए तो शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या है, देखो ए वेक्टर है तुम्हारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, और बी वेक्टर है तुम्हारे पास कोई इस तरीके से 5i कैप प्लस का 4j कैप प्लस माइनस का 6k कैप। ठीक है। और इन दो वेक्टर से मिलाकर, इन दो वेक्टर को यूज़ करते हुए हमने बनाया है एक ट्राइंगल। तब तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। करो ज़रा इसे अपने आप ट्राई, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, करो इसे अपने आप। वीडियो पॉज करो, स्टॉप वॉच में 1 मिनट का समय लगाओ और करो। मैं यहाँ 1 मिनट का टाइम नहीं दूँगा, 1 मिनट का डिले करूँ तुम्हारे लिए। तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो इसे। कर लिया? मैं कर रहा हूँ। आसान सवाल है ये, मैं इसीलिए कह रहा था कि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, यही तो है। तो पहले तुम क्या करो, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसे हाफ से उसके 2 से डिवाइड कर दो, ट्राइंगल के एरिया आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे हम इसके लिए, डिटर्मिनेंट बनाएंगे।
आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ए क्रॉस बी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर के जो भी कंपोनेंट हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। किस तरीके से, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, के नीचे के का कोएफिशिएंट। तो आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट 2, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट 3 और के नीचे के का कोएफिशिएंट -1। अब बी वेक्टर, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट 5, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट 4, के कैप के नीचे के का कोएफिशिएंट -6। ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तरीका मैंने तुम्हें सिखाया ही है। पहले आई कैप लिखो, लिखने के बाद जिस भी रो में आई आ रही है वो रो पूरी छिपा लो, जिस भी कॉलम में आई कैप आ रहा है वो पूरा कॉलम छिपा लिया। क्या बचा, 3 -1 4 -6। इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 की -6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -18 आएगा। और माइनस साइन लगाओगे तुम, 4 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, -4, -4 की -4 है, ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस साइन जे का लगाओगे। अब तुम क्या करोगे, जिस भी रो में जे आ रहा है वो रो पूरी छिपा ली, जिस भी कॉलम में जे आ रहा है पूरा कॉलम छिपा लिया। बचेगा 2 -1 5 -6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे इसकी इससे। तो 2 की -6 से -12 और 5 की -1 से कितना हो गया, -5, लेकिन माइनस साइन आता है यहाँ फार्मूले में तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। के कैप, अब क्या करोगे, के कैप इसी तरीके से करोगे जैसे मैंने बताया है। तो 2 का 4 से, 3 का 5 से, तो 2 4 जार 8 और 5 3 जार 15, कितना हो गया ये, माइनस का 14 आई कैप प्लस का 7 जे कैप -12 + 5 -7 इंटू -j प्लस का जे माइनस का 7 के कैप। ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल कर आ गया। अब इनका मैग्नीट्यूड ले लो, इनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये होगा तुम्हारा √14 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और √-7 का स्क्वायर। कितना हो गया, -14 का स्क्वायर 196, 49 + 49 ऐड कर लो, कितना आ रहा है तुम्हारा, ये ऐड करो 196 49 + 49 14 14 98 98 ऐसा करो, 98 को इसमें ऐड कर लो। 6 8 14 9 8 18 8 19 294। ठीक है, कितना आ गया, 294। ये आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आसान है अब तो, हाफ ऑफ क्या फार्मूला ये, तो यहाँ पे पुट कर दो कितना आया है ये, √294। स्क्वायर यूनिट्स हो गया, कर लो, करो। करने का मतलब ये नहीं कि तुम इसे टिप कर करना शुरू कर दो। वीडियो को तुमने देख लिया होगा, पॉज करो और खुद से करो, ये है मेरा कहने का मतलब। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता, शर्म है आके
पर्दे गिरा के करनी है हमको खता। कोई खता नहीं करेगा, खता करोगे ज़िंदगी खता लगने लगेगी, इसलिए कोई खता नहीं करेगा। ज़िद ये है अब तो हमारी। हाँ ठीक है, ज़िद बना लो आईआईटी को अपनी। क्या ज़िद बना लो आईआईटी को अपनी, ठीक है। बिना ज़िद बनाए नहीं हो पाएगा, लेकिन ख़त्म मत करना। ए वेक्टर है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर है 6i कैप माइनस का j कैप और माइनस का k कैप, ठीक है। और ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के रूप में हमने अरेंज कर दिया है। तो अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? पहला प्यार नहीं, भटको मत। ये होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालोगे तुम इसे? पहले निकालो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या है तुम्हारा? ए क्रॉस बी हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो मैं तुम्हें कुछ स्पीड के साथ करेंगे हम इसे, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें करना सिखा चुका हूँ, इसलिए अब हम करेंगे इसे स्पीड के साथ, ठीक है। देखो कितना आएगा ये आई कैप माइनस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का माइनस का 2 नहीं, माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1 और प्लस का 3 माइनस का जे, और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का के कैप, और ये होगा माइनस का 2 प्लस का 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा ये 4i कैप 20j कैप प्लस का 8k कैप, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लोगे अब तुम। मेरा मार्कर भी मर गया, मरने वाला है, आखिरी सांस चल रही है इसकी। ये सवाल करो, फिर मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं मार्कर भी चेंज करके तुम्हें दिखा दे। दूसरा सवाल हम करेंगे। अब तुम्हें बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ चुका है, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तीनों का ऐड कर दो और उस पर रूट लगा दो। तो 4 का स्क्वायर 16, 20 का स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 64। तो कितना हो गया? 476 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इसे भी वीडियो पॉज करके अब अपने आप ट्राई करो गाइस। तो मार्कर मैंने अपना बदल लिया है, मेरे पुराने मार्कर की डेथ हो गई है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 2 मिनट का मौन रख के मेरे मार्कर के लिए शांति की दुआ करें, ठीक है। तो चलिए नए मार्कर के साथ शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट के कंडोलेसेंस के बाद, 2 मिनट के मौन व्रत के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ते रहना। क्या है? 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तब तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा। क्या चीज़? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
क्या चीज़ पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, तुम्हें ये निकालना होगा। ऑप्शन देता हूँ तुम्हें मैं। ए इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू साइन थीटा एन कैप बी पी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर क्यू साइन थीटा एन कैप, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी है पी स्क्वायर क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये ऑप्शन है। करो ये सवाल। कोई दो वेक्टर हैं पी और क्यू जिनके बीच में एंगल थीटा है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ सवाल को कि कोई दो वेक्टर हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जिनके बीच में एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, ठीक। और तब तुम्हें इन दोनों वेक्टर्स के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर निकालना है। ऑप्शन मैंने दे दिए हैं पी स्क्वायर क्यू साइन थीटा एन कैप माइनस के पी स्क्वायर क्यू साइन थीटा एन कैप, ये ऑप्शन सी 0, ये और ऑप्शन डी है पी स्क्वायर क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होगा बताएं ज़रा इसका ऑप्शन क्या इसका ऑप्शन है, जल्दी से ट्राई करें। ठीक है, हो गया ट्राई। चलो मैं बताता हूँ। इसके लिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो क्या है, पी स्क्वायर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर है। हमें मालूम है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर जो आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, पी वेक्टर के एंड क्यू वेक्टर के। यानी अगर हम इसे इसकी जगह पे एक वेक्टर ऐसे करके मान लेते हैं, पी वेक्टर क्यू वेक्टर की जगह पे जो आया है, एक आया है वो सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर आया है। अब सी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, चलो आर वेक्टर मान लेते हैं हम। क्या आया है, आर वेक्टर आया है। अब आर वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और क्यू वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना रह जाएगा, इसको जब हमने सॉल्व किया ये आर वेक्टर आया तो ये रह जाएगा पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अभी आर वेक्टर क्या होगा, पी के भी परपेंडिकुलर क्यू के भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और जब कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। आसान सवाल था ये। चलो अब नया सवाल है हमारा। एक एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस का 4k कैप और एक वेक्टर है आर वेक्टर जो कि इस तरीके से है 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 5k कैप। तुम्हें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। ठीक, टॉर्क फाइंड करना है अबाउट ओरिजिन। कैसे करोगे टॉर्क फाइंड? टॉर्क का देखो एक फार्मूला होता है जो कि होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये क्या है कि टॉर्क का फार्मूला होता है जो तुमने शायद 9th में नहीं पढ़ा होगा। अब 11th में तुम रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, वहाँ मैं तुम्हें ये चीज़ करा दूंगा। ठीक है, अब सिर्फ ये फार्मूला में फ़िलहाल इस सवाल पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्रॉस वेक्टर के लिए डिटर्मिनेंट का करो। सर हमें ये कॉन्सेप्ट ही तो भूल गए। अच्छा, कॉन्सेप्ट भूल गए। फिजिक्स कॉन्सेप्ट का एहसास है, इसे हर एक को समझना पड़ेगा। फिजिक्स कॉन्सेप्ट का एहसास है, केमिस्ट्री से धोखा खाए हुए दिलों की ये आस है। फिजिक्स में रह गए अगर तुम, फिजिक्स में रह गए अगर तुम, मेन से नीट से हाथ धोना पड़ेगा। फिजिक्स फार्मूलों का खेल है,
इसे हर दिल को रटना पड़ेगा, फिजिक्स फार्मूलों का खेल है, इन्हें हर दिल को रटना पड़ेगा। वाह सर, मज़ा आ गया, वाह सर। 5 रुपये में और गा दो सर, थप्पड़ मारूंगा, 5 रुपये में गा दो, वहीं आके मारूंगा, किसी ने भी दोबारा से कह दिया 5 रुपये में और गा दो। चलो करो ऐसे मेरे साथ साथ। आर वेक्टर देखो क्या है, जब हम ये निकालते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर या कोई सा भी 2 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो देखो कैसे करेंगे। आर वेक्टर है, सबसे पहले तो बनाओ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप। अब क्या करोगे, आर वेक्टर के कंपोनेंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो किस तरीके से, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट कितना है 3, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट कितना है 4, और के कैप के नीचे के कैप का कोएफिशिएंट -5। आई कैप, जे कैप, के कैप करके बोलना चाहिए इन्हें, ठीक है। जल्दी में बोलते हैं, आलसी बन गई है आई जे के, वरना आई कैप, जे कैप, के कैप करके ही बोलना चाहिए। अब यहाँ पे लिखोगे एफ वेक्टर के कंपोनेंट, तो तुम यहाँ देखो आई कैप के नीचे कैसे लिखो, आई कैप के नीचे आई कैप के कोएफिशिएंट, तो आई कैप के नीचे आई कैप का कोएफिशिएंट 2, जे कैप के नीचे जे कैप का कोएफिशिएंट कितना -6, के कैप के नीचे के कैप का कोएफिशिएंट कितना +4। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने का तरीका बता चुका हूँ, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। आज मैं ये तुम्हें तीसरी चौथी बार कई बार करा चुका हूँ तुम्हें मैं आज ये, तो अब स्पीड बढ़ाते हैं। 4 4 16, -6 5 30, माइनस का 30 आएगा, ठीक है, माइनस का जे। किसी को दिक्कत हो माइनस प्लस के साइन में तो लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकता है, मैंने बताया है माइनस प्लस के साइन के लिए, ठीक है। जे कैप कितना होगा, 3 4 12 और 2 10 10, 2 5 10, प्लस के कैप कितना आएगा, माइनस का 18 और माइनस का 8, कितना हो गया, माइनस का 14 आई कैप, सॉरी माइनस का 22 जे कैप और माइनस का 26 के कैप। अब तुम्हें निकालना है टॉर्क। चाहो तो तुम सिर्फ इतना भी छोड़ सकते हो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हूँ वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो चुका है, इसे टिक मार के छोड़ आना, या ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन निकाल के यहाँ पे ऐसे लिख लोगे 14 आई कैप प्लस का 22 जे कैप प्लस का 26 के कैप, बस। और अगर तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकलवाया हो, मैग्नीट्यूड के टर्म में दे रखे हो ऑप्शन, तो इसको फिर निकाल दोगे, -14 का स्क्वायर -22 का स्क्वायर और फिर माइनस का 26 का स्क्वायर, और इसे तुम ऐड कर लेना। जो भी तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाए उसे तुम ऐड करके छोड़ सकते हो। ये तुम्हारा टॉर्क हो जाएगा अबाउट द ओरिजिन। गाइस, तो हमारी अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, देखो ये डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या कह रहे हैं, कोई एक मास है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जो कि कांस्टेंट स्पीड u मीटर पर सेकंड स्पीड से x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसका किसी टाइम t पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। अगेन रिपीट करता हूँ मैं सवाल को। सवाल किस तरीके से है कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, क्या है, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो कि कांस्टेंट स्पीड u मीटर पर सेकंड से x एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें किसी टाइम t पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, बताओ ज़रा इसका, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी टाइम t पर। सॉल्व करो ज़रा, ऐसे करो अपने आप ट्राई। सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी इसीलिए तो कहा था मैंने कि फिजिक्स फार्मूला का एक खेल है, इसे इन्हें हर दिल को रटना पड़ेगा। फिजिक्स नहीं रटी जाएगी, लेकिन जो फार्मूले हैं इसमें, बहुत सारे लोग कहते हैं फिजिक्स रटने का खेल नहीं, सिर्फ समझना है, तो वो बात अधूरी सच है, आधा सच है आधा सच नहीं, आधी बात गलत है।
कि फार्मूले तो तुम्हें रटना ही पड़ेंगे, फार्मूले में क्या तुम समझोगे, डेरिवेशन समझ सकते हो, उनका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, लेकिन फार्मूले तो अल्टीमेटली तुम्हें रटने ही पड़ेंगे। और इसे आज से गांठ बांध लो, फार्मूलों को, तमाम फार्मूलों को ऐसे रट लोगे जैसे कि तुम्हें गालियाँ रटी हुई हैं, कि दोस्त के परेशान करने पर दोस्त के छोड़ते ही मुंह से गाली निकलती है ना, वैसे ही तुम्हारे मुंह से तुरंत फार्मूला निकलना चाहिए सवाल देखते ही, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, एल वेक्टर, और ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी लीनियर मोमेंटम, आर क्या हो गई तुम्हारे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। अब तो तुम्हारे लिए ये सवाल करना बहुत आसान हो चुका होगा, करो जरा इसे, कर सकते हो क्या इसे? देखो एक काम करो तुम, आर वेक्टर है तो आर वेक्टर और पी वेक्टर दोनों को ही तुम क्या करो, इनको दोनों को ही कंपोनेंट फॉर्म में पहले लिख लो। तो आर वेक्टर तो कंपोनेंट फॉर्म में हो जाएगा, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, किस में, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये इतनी चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ काम आएगी तुम्हारे, किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो आर वेक्टर को तुमने वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में आर वेक्टर को लिख लिया, पी वेक्टर को लिख लो, तो ये हो जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब तुम क्या करोगे, सीधे डिटरमिनेंट फॉर्म में इन्हें लिखोगे और कर दोगे सॉल्व। तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके से, पहले लिखोगे आई कैप जे कैप और के कैप, और इसके बाद आर वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एक्स, आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, वाई। अब के नीचे तुम लिखोगे के का कोएफिशिएंट जो कि है जेड, क्या है जेड, अच्छी बात है जेड, जेड लिख दोगे। लेकिन अगर तुमने जेड एज इट इज लिख दिया तो फिर तुम्हारी ये क्या हो जाएगी, पाप, तुमसे फिर हो जाएगा यहाँ पाप, गलती नहीं होगी बल्कि पाप होगा, और पाप करना पाप है, ये पाप भी नहीं महापाप हो जाएगा। तो ये तुम महापाप नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ दे रखी है कि ये किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब क्या है कि जेड एक्सिस के कंपोनेंट हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आएगा 0, और ऐसा ही यहाँ भी आ जाएगा तुम्हारा 0, तो तुम ये चीज़ ना ही लिखना इसे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 0, और यहाँ हो जाएगा पी एक्स पी वाई और ये 0। अब तो सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्या करोगे, आई कैप एक्स की 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी वाई की 0 से मल्टीप्लाई, और पी एक्स की 0 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का जे कैप एक्स की 0 से मल्टीप्लाई, और पी एक्स की 0 से मल्टीप्लाई। पी एक्स क्यों आया यहाँ पे, पी वाई आएगा यहाँ पे, तो बाई मिस्टेक हो गया होगा, एक्स इंटू 0 और पी एक्स इंटू 0, और अब करोगे के कैप एक्स इंटू पी वाई, एक्स इंटू पी वाई, और पी ए माइनस के पी एक्स इंटू वाई। 0 0, तो यहाँ तो 0 आ गया, 0 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्स पी वाई माइनस का पी एक्स वाई के कैप, ठीक है। समझ में आया इतनी चीज़ तुम्हें ये। अब x क्या है तुम्हारा यहाँ पे, पहले से लिख लेते हैं एल वेक्टर को इस तरीके से,
एल वेक्टर हो, बल्कि यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पे एल वेक्टर तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ स्पेस मेरे पास बोर्ड पे कम रहती है, इस वजह से मैं यहाँ पे करता हूँ, वरना अदरवाइज़ तुम्हें कॉपी में ये जो स्टेप है इसके नीचे ही करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में भी जब तुम सॉल्यूशन दो, बाकी जब तुम ऑब्जेक्टिव के लिए जाओ कहीं भी कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में ही कर लो अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पीछे जहाँ चाहो वहाँ कर लो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ सॉल्यूशन करने के बाद आंसर पर टिक लगाना होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जहाँ चाहो वहाँ कर लो। सब्जेक्टिव अगर तुम्हें सॉल्यूशन देना है, जैसे क्लास में सॉल्यूशन दो, तो ये चीज़ करना है इसके नीचे, ठीक है। तो उसके बाद सारी ये चीज़ें लिखते रहना। अब एल वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। एल वेक्टर क्या हो गया, एक्स पी वाई माइनस का पी एक्स वाई इंटू के कैप। अब एक चीज़ देखो तुम यहाँ पे वो क्या देखना पड़ा है तुम्हें कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता होता है तो डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, u इंटू टी इंटू पी वाई माइनस का पी एक्स के लिए तुम फार्मूला लगाओ, क्या चीज़, एम वी सॉरी यू है, एम यू, और वाई क्या हो गया तुम्हारा, ये बाई क्या है, ये बाई में इसकी डिस्टेंस है, तो बाई में क्या होगा, इसकी क्या है, एस है, एस और के कैप। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ ध्यान देखो, ओरिजिन के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम। ओरिजिन के अबाउट निकालना है यानी पार्टिकल यहाँ पे, इट मीन्स ओरिजिन पे टाइम कितना होगा, ओरिजिन पे टी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे रखोगे टी इक्वल टू 0, 0 की इससे मल्टीप्लाई करी, पूरा टर्म 0 बन गया। तो बच्चेगा तुम्हारे पास यहाँ सिर्फ कितना, 0 माइनस का एम यू एस के कैप। तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू माइनस का एम यू एस के कैप, ठीक है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दूं, देखो एल वेक्टर जो है तुम्हारे पास, एंगुलर मोमेंटम निकालना है तुम्हें ओरिजिन पे, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखी थी कि मास m है जो कांस्टेंट स्पीड u मीटर पर सेकंड से एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। तो तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कब, t इक्वल टू टाइम t पर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर हो गया, पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम हो गया। तो अब हमने इन दोनों को लिख लिया कंपोनेंट फॉर्म में, आर वेक्टर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और लीनियर मोमेंटम आ जाएगा पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, एंड आगे जो आएगा तुम्हारा जेड के कैप, और यहाँ पी जेड के कैप वो हमने 0 बना लिया। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है मतलब जेड एक्सिस की सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। तो बस इस वजह से सारी चीज़ 0। फिर तो तुम्हारा क्या यहाँ पे सॉल्यूशन है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना से है। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व हम सीख चुके हैं कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ रहा था तुम्हारे पास, ये टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया, एक्स पी वाई माइनस के पी एक्स वाई इंटू के कैप। अब एक्स क्या है तुम्हारे पास, हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस तय करेगी ये ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हो गए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब टाइम हम ओरिजिन पे टाइम कितना होगा 0, तो 0 पुट कर ली, टी की वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे, इसकी वजह से 0 बन जाएगा पूरा सारा टर्म, और ये हो जाएगा माइनस का एम यू एस के कैप, एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का एम यू एस के कैप। ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट निकल गया किसी टाइम टी पर। अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल है, ये अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तुम्हारा। इसमें वेक्टर एडिशन का भी कॉन्सेप्ट लगेगा और क्रॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर के बीच में हमें निकालना है एंगल। ऑप्शन देता हूँ तुम्हें, ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री,
और ऑप्शन डी है 45 डिग्री। तुम्हें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना होगा। तो देखो एक चीज़ है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्या होता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। यहाँ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर को ऐड करने पर एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर बनेगा जो कि इन दोनों के प्लेन में ही होगा, ठीक है। और पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करने पे एक वेक्टर बनेगा जो इनके परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करने पे वेक्टर हमारे पास आया है आर, और पी वेक्टर प्लस क्यू क्रॉस क्यू वेक्टर करने पे हमारे पास वेक्टर आया है एम। तो देखो आर वेक्टर तो क्या है, प्लेन में है, ये प्लेन में है, और एम वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो एम वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में फिर एंगल कितने डिग्री का हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब एम वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया तो फिर एंगल कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का। अगला प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें क्या है, एक कंडीशन दे रखी है तुम्हारे इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि देखो ये जो इंसिडेंट रे है इसके अलोंग, अगर इसके इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम कोई वेक्टर दे, ये जो ए वेक्टर ए कैप है ये यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। क्या है कि ए कैप एक यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, बी कैप डॉट एम कैप एक यूनिट वेक्टर है रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में, यानी इसकी डायरेक्शन में है बी डॉट एम कैप, बी कैप डॉट एम कैप, और इसकी डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। एम वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल के अलग है, और किस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है उस मीडियम में इसकी नॉर्मल के अलग जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में है। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब तुम्हें स्नेल्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। स्नेल्स लॉ तो आता ही होगा, जस्ट अभी क्लास 10th में पढ़कर आए होंगे। तो स्नेल्स लॉ बताओ क्या होगा, भूल गए? भूल गए इतनी जल्दी? अभी तो पढ़कर आए हो, बोर्ड एग्ज़ाम देके अभी जस्ट फारिग ही हुए हो तुम, बोर्ड एग्ज़ाम देके तुम अभी से भूल गए। ये सब चीज़ डिपेंड करती है इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट लो पढ़ाई में, ठीक है, और मेहनत से पढ़ो, क्योंकि तुम लोगों को अभी क्लास 6 में जो तुमने पहली बार उसे देखा था वो तो तुम्हें याद होगा, अभी भी मैंने कहाँ देखा था, कैसे देखा था फर्स्ट टाइम, लेकिन यही चीज़ तुम्हें अभी तक याद नहीं हो पाई जो अभी जस्ट पढ़कर आए हो तुम। क्या है एक्चुअल में इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पढ़ाई में पैदा करो अपना, ठीक है। चलिए फिर मैं कराता हूँ इस सवाल के लिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू। ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। आई क्या होता है? एक एंगल होता है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है हमारा? ए, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? हम यहाँ मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ तुम्हें ये चीज़? क्योंकि सारी चीज़ हमारे यहाँ पे देखो ए बी एम की टर्म में दे रखी हैं, और रिफ्रैक्शन को हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से यहाँ शो कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी शो किया जाता है, एन से भी शो किया जाता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये एक रेशियो है, कैसी भी शो कर दो। तो अब स्नेल्स लॉ यूज़ करो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। यह लिखने की ज़रूरत ही नहीं तुम्हें, स्नेल्स लॉ तुम तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो। तो साइन ए क्या है तुम्हारा? स्नेल्स लॉ क्या होगा? साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू एन। अब देखो तुम, ये क्या है तुम्हारे पास? यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास ए कैप। ठीक, और ये क्या है तुम्हारे पास एम वेक्टर की क्या है तुम्हारे पास, एम वेक्टर है नॉर्मल की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, यहाँ मैंने देखो स्पेसिफाई कर रखा है। तो इसकी अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ए कैप क्रॉस एम कैप इज इक्वल टू ए इंटू एम इंटू साइन, और एंगल इनके बीच में कितना है, एंगल है ए, साइन ए। अब देखो यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1, 1 इंटू 1, तो कितना होगा 1 इंटू 1 इज इंटू साइन ए। तो साइन ए यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास, साइन ए इज इक्वल टू ए कैप क्रॉस एम कैप। ठीक है, एक तो हो जाएगा तुम्हारे पास ये। इसी तरीके से करोगे तुम, अब ये जो यूनिट वेक्टर है रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में इसका और इसका, तुम ये जो तुम्हारे पास है यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो तो कितना होगा, बी क्रॉस एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बी डॉट सॉरी बी इंटू एम, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा बी एम, और एंगल इनके बीच में कितना है, एंगल है यहाँ पे बी। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड है 1, तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 इंटू 1 इंटू साइन बी, तो यहाँ से साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा यहाँ से बी कैप क्रॉस एम कैप, ये हो जाएगा। अब तुम क्या करो, साइन ए की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, साइन बी की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो देखो कितना आएगा कितना हो जाएगा, ये ए कैप क्रॉस एम कैप अपॉन बी कैप क्रॉस एम कैप इज इक्वल टू एन, इनकी कर लो तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ए कैप क्रॉस एम कैप इंटू एन बी कैप क्रॉस एम कैप। स्नेल्स लॉ की यह वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। देखो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। ठीक है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। सवाल भाई बेहद आसान था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें स्नेल्स लॉ लिखना है यहाँ पे सीधे। स्नेल्स लॉ लिखने के बाद ये जो यूनिट वेक्टर है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में और ये जो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इनका लोगे क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद फिर क्या करोगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है इसका और जो नॉर्मल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, लिख लोगे, बस इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर दो, बस फिर तो सिंपल है सवाल ये तुम्हारा। तो ऑप्शन तुम्हारा सी है। यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करना, एज इट इज़ कॉपी मत कर लेना, टीप मत लेना, एज इट इज़ जैसे टीप लो तुम। हमारी जो अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसमें क्या कह रहे हैं कि डायग्राम देखो, ये सवाल इसमें का मैं करा भी चुका हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर ये है 4 मीटर और इस ऑब्जेक्ट का मास 4 किलोग्राम है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना होगा क्या करेक्ट, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। और ये भी तुम्हारा सवाल है मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर आते हैं, ये उसी में का सवाल है। तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा 320 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इनटू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। एल वेक्टर जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, तो एल वेक्टर टाइम इंडिपेंडेंट होगा। बताइए क्या होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताओ। इसमें का एक सवाल मैंने जस्ट अभी कराया भी है, फिर से कराता हूँ मैं ये इस सवाल को, तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। हालांकि नंबर नहीं भूलते हो किसी का, कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई ओरली बता देना, सिर्फ लिख कर देने की बात तो दूर है,
तो ओरली भी नहीं भूलते हो तुम लोग कॉन्टैक्ट नंबर, और ये बड़ी जल्दी भूल जाते हो। देखो करने का तरीका क्या है, ये यहाँ पे इन्होंने हिंट दे रखा है, सॉल्यूशन ये है। तो अब तुम क्या करो, पहले ओ ए वेक्टर को लिख लो। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये होगा तुम्हारे पास क्या चीज़, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड तो वाला तो हो जाएगा 0, तो इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसे लिख लो 0 के कैप। और जो तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है पी वेक्टर, उसे लिख सकते हो इस तरीके से, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस का पी जेड के कैप। अब देखो जेड एक्सिस तो है नहीं, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो जेड एक्सिस पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हो तुम 0 के कैप। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे इसे लिखोगे इस तरीके से, आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा पी एक्स पी वाई और सॉरी एक्स वाई और जेड के यहाँ पे 0, और ये होगा पी एक्स पी वाई और यहाँ भी 0। कर लो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी सॉल्व करो इसे, तो आई कैप हो जाएगा तुम्हारा वाई इंटू 0, यानी 0 ही आएगा, तो पूरा ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है 0। अब जे कैप करोगे तो एक्स इंटू 0 पी एक्स इंटू 0, ये भी 0 आ जाएगा, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब के कैप कर लेते हैं हम, एक्स इंटू पी वाई माइनस का पी एक्स इंटू वाई या वाई पी एक्स। अब एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल पर डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल पर डिस्टेंस, डायरेक्शन ही डिस्टेंस, एक्स हॉरिजॉन्टल पर डिस्टेंस है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारी यू इंटू टी, यू इंटू टी पी वाई माइनस का वाई, तुम्हारा ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हो गई, जो कि कितनी दे रखी है 4 मीटर, पी एक्स यानी कि एम, और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है 4, डायरेक्टली पुट करो अब, और यू कितना है 20, यू कौन सी वेलोसिटी जो अलोंग द एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे दे रखा है 20, के क्या पी चल रहा है। अच्छा टाइम अबाउट द ओरिजिन निकालना है हमें, तो अबाउट द ओरिजिन टाइम, ओरिजिन पर टाइम कितना होगा 0, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 0, तो ये पूरा 0 होने की वजह से सबको पूरे टर्म को 0 बना देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे -4 4 जार 16 और -4 4 जार 16 और 16 इंटू 20 320, 16 दिन 32, हाँ, माइनस का 320 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सॉरी के ऐसे लिखो, अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इसे अब के कैप। अब तुम्हें निकालना क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा, माइनस के साइन के साथ है और के कैप के साथ है, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस में ये डायरेक्टेड है, तो यानी कि ये क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है इसके, तो इसका ऑप्शन होंगे ए और बी, ठीक है। तो गाइस हमारी अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम का, एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब है ये b का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या कह रहे हैं, कोई एक चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम का जो कि v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तब तुम्हें करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे इसमें चूज़ करने होंगे। ध्यान रखना है इसमें एक से जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन होंगे, जो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं ये वो वाले हैं कि इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे। क्या कह रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम का, यानी पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 1 कूलम है,
वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सवाल समझ लो। चार्ज पार्टिकल ये इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन में वो 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 0 होगा। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड √864 न्यूटन होगा। डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, एंटर करता है, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो कि इस तरीके से दिया जाता है। F = QVB sin थीटा। तुम क्लास 10th में ये चीज़ पढ़कर आए होगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैग्नेटिज्म में साइन थीटा नहीं पढ़ा होगा, इतना पढ़ा होगा QVB साइन QVB, या फिर इसे ऐसे पढ़ा होगा तुमने EVB। दोनों में से किसी भी तरीके से तुमने इसे क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। वेक्टर फॉर्म में इसे लिखेंगे, तो देखो वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, F वेक्टर = QV क्रॉस B। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले से अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ये सवाल सॉल्व कर देना है। क्या पूछा है इन्होंने कि मैग्नेटिक फोर्स के कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में 0 होगा। तो किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना आता है। कल ही कराया है तुम्हें डॉट प्रोडक्ट में, जब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर टॉपिक मैंने एंड में वहाँ कवर अप किया था लेक्चर के एंड में, तो मैंने तुम्हें वहाँ बताया था कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हम कंपोनेंट किस तरीके से निकालते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें आती है, अच्छी तरीके से आती है। जिसे नहीं आती है, जिसने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर देखकर आए तब इस सवाल को सॉल्व करे। कैसे करेंगे इसे, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तुम फोर्स निकालो। फोर्स निकालोगे तभी तो तुम निकाल पाओगे इसका कंपोनेंट। तो पहले फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या है, QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Q कितना है 1 कूलॉम्ब, V कितना है, ये है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ये है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, 1 की पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो यही रह जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे F वेक्टर = सिर्फ ये रह जाएगा इतना 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 2k कैप क्रॉस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, अब इसे तुम कैसे सॉल्व करोगे। इसे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करोगे। कौन सा मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड में पहले ये वार बनाओगे तुम i j कैप i कैप j कैप k कैप, इसके कंपोनेंट लिखोगे यहाँ, फिर उसके थर्ड रो में फिर इसके कंपोनेंट लिख दोगे। तो i के नीचे i का कोएफिशिएंट 2, j कैप के नीचे j कैप का कोएफिशिएंट 2, k कैप के नीचे k कैप का कोएफिशिएंट माइनस का 2। यहाँ पर अब
आई कैप के नीचे आई कैप का कोएफिशिएंट 4, जे कैप के नीचे जे कैप का कोएफिशिएंट -2, के कैप के नीचे के कैप का कोएफिशिएंट 8, सॉल्व करो इसे। मैंने ये करा चुका हूँ तुम्हें सॉल्व करने का तरीका, इसलिए अब हम करेंगे डायरेक्ट। 16 और -4, ठीक, -j 16 और +8 प्लस के कैप -4 माइनस का 8, 12 आई कैप 24 जे कैप माइनस का 12 के कैप। ये हो गया एफ वेक्टर, ठीक। जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा वो ये आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, इसके कंपोनेंट निकालो। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालोगे, अब तुम निकालोगे इसका कंपोनेंट। पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन में निकालना आता है तो कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लोगे। निकालो ज़रा, देखो क्या करोगे, इसका कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है। तो हम निकालेंगे एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट वी अपॉन वी। अब एफ डॉट वी क्या है, एफ तो ये है 12 आई कैप -24 जे कैप माइनस का 12 के कैप और वेलोसिटी क्या है, ये है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर -2 है, ठीक है। एक काम करो, इसे इतना पहले टीप लो, फिर मैं इसे जगह खाली करता हूँ यहाँ से, ठीक है। टीप लिया, चलो अच्छी बात है तुमने टीप लिया। अब देखिए ऊपर करो, डॉट प्रोडक्ट लो, ज़रा लेना आता है, डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो ज़रा। देखो एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा कितना होगा, 12 2 जार 24 माइनस के 24 की प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस का 48 -12 की -2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, प्लस का 24 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। अब देखो 24 24 48 48 - 48 कितना हो गया, 0। अब 0 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है, लेकिन न्यूमरेटर में जब कुछ हो 0 हो जाए
फिर उसके तो पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो यानी कि यहाँ पर एफ कॉस थीटा कितना आएगा, एफ कॉस थीटा 0। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। तो एक तो हो गया। अब निकालना है हमें बैलेंस फोर्स का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेम फार्मूला यूज़ करो और निकाल लो इसे, एफ डॉट बी और अपॉन बी। तो एफ क्या है, ये है 12 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस का 12 के कैप। ठीक, डॉट 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड तो ये है 4 आई कैप, सॉरी 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 8 के कैप। ठीक, फिर अपॉन में इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो √4 स्क्वायर √ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आई थिंक तुमने ये सब चीज़ें टीप ली होंगी, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। और अब हम करेंगे इसको आगे प्रोसीड। क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधे इनका अब हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। 12 की 4 से मल्टीप्लाई 48 माइनस 24 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, ज़रा जल्दी से बताओ, प्लस का 48 माइनस 12 इंटू 8 माइनस का 96। ठीक, अपॉन √16 प्लस 4 64। ठीक है, 48 96 माइनस 96 कितना हो जाएंगे, 0। तो एफ कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 0 होगा। तो यह भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और निकाल लेते हैं। चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो इसको और निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ ही कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर आया कितना है, ये है 12 आई कैप माइनस 24 जे कैप माइनस का 12 के कैप। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ट्वेल्व स्क्वायर प्लस माइनस का 24 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 का स्क्वायर। ट्वेल्व स्क्वायर 144 माइनस 24 स्क्वायर 576, 12 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 144 फॉलोड अंडर द रूट। ऐड करोगे 144 288, 288 में 576 ऐड करो, कितना आ रहा है 576 288।
√864। तो देखो सी, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें ए बी सी तीनों ही करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी सी। और अब तुम लोग इसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। सवाल आसान था। हमारी अगली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ओमेगा इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये ओमेगा क्या होता है, ज़रा चलो इस सवाल को समझाता हूँ। देखो कोई बॉडी है, कोई रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है। रोटेटिंग बॉडी का मतलब कोई बॉडी जैसे जाइंट व्हील्स, बड़ा वाला जो झूला होता है जाइंट व्हील्स, ठीक है। या मैरी गो राउंड, मेलों में ही झूले आते हैं मैरी गो राउंड, वो ऐसे कर घोड़ा होता है, वो ऐसे कर घूमता है ये इस तरीके से गोल गोल। तो ये रोटेशनल मोशन होते हैं, रोटेशनल मोशन होता है। तो किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ये और रेडियस वेक्टर है ये। हमें क्या करना है, उसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, ये है √110 यूनिट, √125 यूनिट्स, √261 यूनिट्स, √235 यूनिट्स। तो देखो ऐसे कैसे करेंगे, किसी रोटेटिंग बॉडी के लिए उसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन होता है, वेक्टर रिलेशन। क्या होता है वो तुम्हें बता देता हूँ मैं। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। ये रिलेशन होता है। हम क्या करेंगे, अब इस रिलेशन के हेल्प से ही हम इसका वेलोसिटी का वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ये है, रेडियस वेक्टर ये है। पुट करो इसमें डिटरमिनेंट मेथड से और सॉल्व कर दो इसे। आसान है सवाल ये तुम्हारे लिए, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा सवाल। कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में क्रिएट मत करो। ये सब चीज़ें तुम्हें मैं समझाऊंगा जब रोटेशनल पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत करो, बिल्कुल कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से फील के साथ तुम्हें कराऊंगा मैं, तुम्हें बाकायदा इसका फील भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। फ़िलहाल जो फार्मूले दे रहा हूँ बस उन फार्मूलों को रट लो तुम, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये जब पढ़ेंगे हम सब समझेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। तो यहाँ निकालना है तुम्हें v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब क्या करोगे, ये डिटरमिनेंट बनाओगे i कैप j कैप और k कैप। i कैप यहाँ पे देखो हो जाएगा 2 -3 4 और यहाँ हो जाएगा 1 2 माइनस का 1, ठीक। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 3 माइनस का 8, ठीक है। -2 माइनस का 4, ठीक है। k कैप हो जाएगा 4 3 माइनस 8 कितना, माइनस का 5i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 7k कैप। अब तुम्हें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आता है तुम्हें ये सब कुछ करना। बस i j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो, उन्हें ऐड कर लो और उसकी रूट ले लो, बस हो गया ये। 25 36 49 ऐड करोगे कितना आएगा 61 49 110। कौन सा ऑप्शन आया है, मैच करो ज़रा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये इसका ऑप्शन, ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही कंप्लीट
और आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। बाय।